नैनो रोबोट्स इंट्रोडक्शन। नैनो रोबोट्स एक ऐसा क्षेत्र है जो बहुत ही छोटे रोबोट बनाने का प्रयास करता है। यह रोबोट्स की इंजीनियरिंग आवश्यकताओं को नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से जोड़ता है, ताकि हम एक ऐसी मशीन बना सके जो पदार्थ बनाने वाले अणुओं जितनी छोटी हो। नैनो रोबोट्स एक उभरता हुआ प्रयोगी क्षेत्र है। इसका साइज लगभग 10⁻⁹ मीटर होता है। हिस्ट्री ऑफ नैनो रोबोटिक्स। 29 दिसंबर 1959 में प्रसिद्ध अमेरिकी भौतिकी वैज्ञानिक रिचर्ड फेनमैन ने एक भाषण दिया था, जिसका शीर्षक था वहां नीचे तो बड़ा है। इसमें उन्होंने एक उपकरण का उल्लेख किया था जो एक पीठ के सिर पर भगवान की प्रार्थना लिख सकता था। फिर उन्होंने पूछा, हम एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया के 24 खंडों को एक पीठ के शीर्ष पर क्यों नहीं लिख सकते? बातें आंखें खोलने लायक थी, जिससे कई इंजीनियरों को प्रभावित किए और यकीनन नैनो रोबोटिक्स की शुरुआत की। वर्किंग ऑफ नैनो रोबोटिक्स। नैनो रोबोटिक्स का कार्य मशीन के सेंसर में परिवर्तन की प्रक्रिया के माध्यम से एक बंद स्थिति से चालू स्थिति में परिवर्तन करता है। रोबोट एक आभासी मैकेनिकल एजेंट है। व्यवहारिक रूप से यह प्रायः विद्युत यांत्रिक निकाय होता है, जिसकी दिखावट और गति ऐसी होती है कि लगता है उसको अपना एक अलग ही इरादा और टाइप होता है। एप्लीकेशन। इसका उपयोग हम कैंसर के इलाज में करते हैं, बॉडी में जमे हुए खून को तोड़ने के रूप में करते हैं, किडनी में पथरी को तोड़ने के रूप में करते हैं, हृदय सर्जरी के लिए किया जाता है तथा घाव की सफाई के लिए किया जाता है। कैंसर के उपचार में नैनो रोबोट का क्या कार्य है? वैज्ञानिकों ने डीएनए और की मदद से नैनो रोबोटिक शब्द का विकसित हुए हैं, जो ट्यूमर तक पहुंचने वाली रक्त आपूर्ति को बाधित कर में संकुचित कर सकते हैं। वैज्ञानिकों ने बताया, ट्यूमर तक पहुंचने वाले खून को रोकने के लिए नसों के भीतर मौजूद उस खून को जमा देते हैं, जो ट्यूमर को बढ़ाते हैं। इससे ट्यूमर में एक तरह का हृदय घात होता है, जिससे ट्यूमर की कोशिकाएं समाप्त हो जाती हैं। हृदय सर्जरी के लिए इसका उपयोग। सर्जिकल नैनो रोबोट को मानव शरीर में संवहनी प्रणालिका और अन्य प्रभावों के माध्यम से पेश किया जाता है। सर्जिकल नैनो रोबोट मानव शरीर के अंदर और स्वतः ऑन-साइट सर्जन के रूप में कार्य करते हैं। यह क्रमादेशित सर्जिकल नैनो रोबोट विभिन्न कार्य करता है, जैसे रोग जन्मों की खोज करना और फिर कोडिंग अल्ट्रासाउंड संकेतों के माध्यम से वर्कपीस सर्जन के साथ संचरण और संपर्क करते हुए ऑनबोर्ड कंप्यूटर द्वारा सिंक्रोनाइज किए गए नैनो वेबपेज द्वारा घावों का निदान करता है। एडवांटेज। रूट कैनल उपचार में दांत का कुछ भाग टूट जाता है, जिससे कुछ बैक्टीरिया लग जाते हैं, जो दंत नलिकाओं के भीतर गहरे में स्थित रहते हैं, जिसे नैनो रोबोट की सहायता से निकाला जाता है। सेकंड पॉइंट, धातु शोध में वैज्ञानिकों ने नैनो आकार के रोबोट का उपयोग करके इससे निपटने का एक तरीका खोजा है, जो नलिकाओं के माध्यम से उपचार करेगा और बैक्टीरिया को नष्ट करेगा। एक बार बैक्टीरिया कॉलोनी में पहुंच जाने के बाद नैनो रोबोट विभिन्न जीवाणुओं की रणनीतियों को तैनात कर सकता है, जिसमें से एक स्थानीयकृत हीटिंग है। डिसएडवांटेज। आज वाणिज्य
इसकी मदद से आसपास के वातावरण के बारे में सूचना संग्रह करते हैं, जिसमें कैमरा, थर्मामीटर, बैरोमीटर, लाइट डिटेक्टर वातावरण की 3D तस्वीरों के लिए यूज होता है। कंट्रोल सिस्टम यह रोबोट के मस्तिष्क का प्रतिरूप होता है। इसमें से रोबोट का व्यवहार निर्देशित होता है। इसे डिजिटल कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। एक्चुएटर या मोटर, इसे रोबोट की मांसपेशियां कहा जाता है। यह मूवमेंट के लिए लगाया जाता है। अब कुछ वर्तमान दृष्टिकोण और तकनीकी विषय क्षेत्र का एक व्यापक अवकलन प्रदान करते हैं। इसमें नैनो टेक्नोलॉजी और औद्योगिक नैनो रोबोट की विज्ञान और चिकित्सा में नैनो रोबोट टेस्टिंग होता है। कंक्लूजन, नैनो तकनीकी जो दिन दूनी और रात चौगुनी विकसित हो रही है, कोई बहुत नई तकनीकी नहीं है। 50 के दशक से ही इसकी सैद्धांतिक चर्चा होती जा रही है, लेकिन पिछले दशक से इसमें कुछ वैज्ञानिक प्रगति हुई। वास्तव में जब हम नैनो तकनीकी के बारे में कल्पना करते हैं तो इसमें छोटे छोटे रोबोट को शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। हम किसी भी क्षेत्र में अधिक सटीकता के लिए प्रयोग की नैनो रोबोट्स का उपयोग करते हैं। नैनो रोबोट भविष्य में चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति लाने जा रहे हैं। थैंक यू। अजीम, नैनो रोबोटिक्स के मुख्य अवयव क्या क्या हैं? सर, इसमें इसका सेंसर होता है और सर तो नैनो रोबोटिक्स कितने मोशन पे वर्क करता है? सर ये बहुत सारी चीजों में वर्क करता है। जैसे सबसे ज्यादा तो इसका उपयोग हम मेडिकल साइंस में करते हैं और सर इसका उपयोग फिलहाल जैविक खादों के रूप में किया जा रहा है। करने की कोशिश कर रहे हैं सर। हमने पूछा है कितने मोशंस पे ये वर्क करता है, टोटल रोबोट में कितने मोशंस होते हैं? सॉरी, नैनो रोबोट कौन से सदी में आया? नैनो रोबोट कौन से सदी में आया? सर 1959 ईस्वी में इसका आविष्कार हुआ। थैंक यू। नेक्स्ट आयुष मिश्रा, सिविल सेकेंड ईयर, आफ्टर रेजिस्टेंस वैल्यू। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आ रही है। सो आज जो मेरा टॉपिक है रेजिस्टेंट बिल्डिंग, इसके बारे में जानने वाले हैं और इसके बारे में हम 7 चीजों को जानेंगे। इसमें हम 7 चीजों को जानेंगे, जिनमें से फर्स्ट है अर्थक्वेक, देन है इसके टाइप कितने होते हैं, देन इसके वेव कितने होते हैं, हम इसे प्रिडिक्ट क्या कर सकते हैं कि नहीं, और हमारे इन्वायरमेंटल में हमारे प्राकृतिक आसपास जो देखते हैं उनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है, और अर्थक्वेक से हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, देन हम अर्थक्वेक को मेजर कैसे करेंगे और एट द एंड में जानेंगे कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग कैसे बना सकते हैं। सो देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अर्थक्वेक ऐसा कुछ नहीं होता। टेक्टोनिक प्लेट्स हमारी जो अर्थ होती है वो 20 टेक्टोनिक प्लेट्स से मिलकर बनी होती है, यानी कि 20 अलग-अलग लैंड होते हैं, ठीक है, और ये जब लैंड एक दूसरे से टकराते हैं, जब या तो ये टकराएंगे, दो लैंड होंगे वो टकराएंगे, या फिर एक दूसरे से दूर होंगे, या फिर रब करेंगे, एक दूसरे को रगड़ करेंगे, है ना। तो जब भी ये रब करते हैं या फिर एक दूसरे से टकराते हैं तो भूकंप आता है, ठीक है, बस यही है, ये वाइब्रेशन ही जो है भूकंप कहलाता है। और ये वैसे एक वेव के फॉर्म में होता है, और ये अर्थ के जिस पॉइंट से स्टार्ट होता है उसे हाइपोसेंटर कहते हैं, और सरफेस पे यानी जहां पे हम खड़े हैं वो जिस पॉइंट पे आता है उसे इपिक सेंटर कहते हैं, ठीक है। अब हम अगली स्लाइड देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक। ये होता है कन्वर्जन बाउंड्री। कन्वर्जन बाउंड्री क्या होता है? जो जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स
अर्थ के सबसे निचले पॉइंट पे सतह होता है, देन वाटर होता है, फिर से हम सतह है जहां पे बड़े वहां सतह होता है, तो वहां पे होता है पानी हो जाता है। ये इनका जो है एक पर्टिकुलर एरिया फिक्स होता है कि कहां पे ज्यादातर अर्थक्वेक आ सकता है, ठीक है। इसलिए इसे जोन में भी डिवाइड करें, जो कि हम आगे देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वेव देखते हैं। ये तीन वेव होते हैं, पहला होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी और तीसरा होता है लव। लव हिंदी वैज्ञानिक का नाम जिन्होंने इसका खोज किया था उनका नाम लव था, देन इसका नाम लव रखा गया, ठीक है। जो प्राइमरी होती है इसकी स्पीड 6 किलोमीटर प्रति सेकंड की होती है, सबसे तेज यही होती है और कोई ज्यादा नुकसान नहीं करती है क्योंकि ये चारों तरफ डिवाइड हो जाता है वेव के फॉर्म में, तो ज्यादा नुकसान इससे नहीं होता है। देन सेकेंडरी में हमें नुकसान होता है बट एवरेज कम है ना, ज्यादा इसमें भी नुकसान होता है जो कि जिसकी स्पीड सबसे कम होती है लव की 1.5 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से आता है, बट इसमें सबसे ज्यादा तबाही होती है क्योंकि इसकी जो वॉल्यूम होता है वो बहुत ज्यादा तेजी से आता है, ठीक है। ये आराम से तोड़ता निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हम अर्थक्वेक को कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं या फिर हमारे इन्वायरमेंट में क्या क्या चेंजेस आते हैं, इसका प्रेडिक्शन कुछ कर ही नहीं सकते हैं अचानक से, बस होता है दो चार तरीके होते हैं, बट जो है इसका प्रेडिक्शन इम्पॉसिबल है अभी के अकॉर्डिंग, ठीक है। हमारे इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस आते हैं माइनर से, जो कि 10-15 मिनट के गैप में होते हैं, तो ज्यादा समझ नहीं आता है। बट एक होता है कि फिश जो हमारा जो मछलियां होती हैं वो तालाब से नदी से निकल के उछलने लगती हैं क्योंकि हमारे वाटर में कंपन पहले से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। कंपन होने लगता है जिसकी वजह से हमें समझ में नहीं आता और वो उछलने लगती है, तो इसको देख के हम समझ सकते हैं कि अर्थक्वेक आने वाला है और अपने को प्रिपेयर कर सकते हैं। या फिर होता है कि हमारा जो स्नेक होता है, हमारा जो स्नेक होता है वो फिर से बाहर निकलने लगता है, ठीक है। जो भी कुत्ते बिल्ली होते हैं वो भी इधर उधर भागने लगते हैं क्योंकि उन्हें 20 घंटे हम जो सुन सकते हैं वो साउंड हो रहा है 20 घंटे से ज्यादा, बट ऐसा जो है कुत्ते बिल्ली जो भी होते हैं वो इससे कम में भी सुन सकते हैं, जिसकी वजह से वो भागने लगते हैं क्योंकि मूवमेंट उन्हें पहले ही पता चल जाती है, क्योंकि मूवमेंट उन्हें पहले ही पता चल जाती है, जिसकी वजह से वो भागने लगते हैं। तो एक ये भी चेंजेस देख के हम समझ सकते हैं कि अर्थक्वेक आने वाला है। देन नेक्स्ट हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। देखो अगर तुम बाहर हो, अगर आप बाहर हो तो सिंपल सा तरीका है, जितने ज्यादा खुले स्थान पे रह सकते हो आप रहो, ठीक है। और अगर आप बस एक किसी बिल्डिंग में हो तो सिंपल सा फॉर्मूला है, किसी कॉर्नर को पकड़ लो, अपने सर को बचा के रखो, ठीक है, क्योंकि जब भी बिल्डिंग गिरेगा ऐसा नहीं होता कि बॉम्ब गिरता है और वो फट जाता है, ठीक है। जब भी बिल्डिंग गिरते हैं तो एक दूसरे के ऊपर अटकते हैं, तो जो कॉर्नर होता है वो मैक्सिमम टाइम बच जाता है। ऐसा देखा गया कि 2-3 दिन 5 दिन में कोई ना कोई लोग जिंदा बच जाते हैं, ठीक है। ये आपने नेपाल वाले केस में ऐसा देखा होगा। सो जो है कॉर्नर पकड़ो और किसी जो है मजबूत चीज से अपने सर को कवर कर दो। देन इसके अलावा कैसे मेजर करेंगे अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए सिस्मोग्राफ का यूज होता है, जो इसकी स्केल यूज होता है, ये स्केल होता है रिक्टर जो है स्केल होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब भी मूवमेंट होता है, जब भी अर्थक्वेक आने का अर्थक्वेक आता है तो फिर क्या होता है ये मूव करने लगता है, ठीक है। और इसका मूवमेंट जो है 10 पॉइंट तक इसको निर्धारित किया गया है, पर पॉइंट उसके पिछले वाले पॉइंट से 10 गुना तेज होता है, ठीक है। मतलब जितना 10 के करीब होगा उतना ही खतरनाक भूकंप आता है, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम लोग कितना टफ होता है, क्या होता है। अभी एक वीडियो है उसको प्ले करेंगे, देन देखिए कि जब 10 के आसपास होता है, जब इसका जो पॉइंट होता है 10 के आसपास होता है तो फिर क्या होता है ना। नेक्स्ट है अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग में, अभी से मेन टॉपिक स्टार्ट होने वाला। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग बनाने से पहले हमें एक चीज को ध्यान रखना चाहिए कि जो भी जोन आते हैं बेसिकली 4 तरह के जोन होते हैं, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5। साइंटिस्टों ने इंजीनियर से 4 जोन में इसको डिवाइड किया है। जो जोन 5 होता है वो ज्यादा खतरनाक होगा, और उससे कम, उससे कम, सबसे कम, सबसे अच्छा तरीका है वो सबसे अच्छी जगह है जहां पे जोन नंबर 2, तो वहां पे बिल्डिंग बनाएंगे ज्यादा नहीं होता है दिक्कत। लेकिन जोन 5 में या जोन 4 में जब होता है तो फिर इशू तब ज्यादा क्रिएट होता है। ये आप कलर में देख सकते हो, जो भी रेड कलर में है वो जोन 5 में आते हैं, ठीक है। और जोन 4 में जो है वो है जो ऑरेंज कलर में, इस तरीके से ये डिवाइड हो जाता है। देन अब जो भी बांध होता है, अगर आप बांध को जो है जोन 5 है, जोन 5 का 4 की जगह पे बना के जहां पे जोन 4 है, जोन 5 है, तो फिर वो बांध टूट ही जाएगा, तो चलेगा नहीं, क्योंकि वहां पे पहले से ही बांध का होता है कि हम वाटर को रोकते हैं, देन उसको जो अचानक से उसको बहुत ही ज्यादा प्रेशर के साथ उसको फेंकते आगे है ना, आगे जो है हो जाता है, तो क्या होता है कि उसकी
उसकी वजह से भी टेक्टोनिक प्लेट्स हमारे हिल जाते हैं, ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स इसकी वजह से भी हिल जाते हैं। सो 5 को जोन 4 या जोन 5 की कैटेगरी है, वहां पे बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए। ये भी एक डिसएडवांटेज है हमारा कि वहां पे भी बहुत तेजी से 5 की वजह से भी अर्थक्वेक आने की संभावना होती है। देन नेक्स्ट ये एक वीडियो है, अर्थक्वेक जब आता है तो बेसिकली क्या मूवमेंट होता है ये भी, ठीक है। अर्थक्वेक आने के बाद देखो आधे से लेता है, फटता नहीं है कभी, है ना। ये ड्रोन से कैप्चर किया गया है, ठीक है, कि चारों साइड अर्थक्वेक आने के बाद क्या हालत हुई। अगर बिल्डिंग में हम लोग अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग नहीं बनाते तो क्या होता है, ये सब आपके सामने, ये मॉल में पूरा सामान लेके देखिए एक बार कैसे सो भी हम बात करते हैं, ये तो समझ में आ गया कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग बनाना बहुत जरूरी है। अगर नहीं करेंगे तो इकोनॉमिकली और ह्यूमन दोनों जाएंगे, ठीक है। इकोनॉमिकली तो पैसा तो जाएगा ही बनाने में, टाइम वेस्ट होगा, देन आपकी लाइफ भी खत्म हो सकती है इसमें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, फ्लेक्सिबल फाउंडेशन बनाते हैं। ये बेसिकली क्या होता है, हमारी जो बिल्डिंग होती है वो दो चीजों से मिलकर बनी होती है, सुपर स्ट्रक्चर होता है, देन दूसरा होता है फाउंडेशन। तो हम क्या करते हैं, फाउंडेशन को फ्लेक्सिबल बनाते हैं। हमारा सुपर स्ट्रक्चर और जो फाउंडेशन होता है दोनों अलग अलग होते हैं। तो जब भी फाउंडेशन गिरता है तो हमारा सुपर स्ट्रक्चर इजीली बचा रहता है, ठीक है। इसलिए इसे जो है हम जो है फाउंडेशन में लगा देते हैं। ये रबर का होता है, स्टील का होता है, ठीक है। रबर स्टील लीड का ही बना होता है। देन हम टेम्पर का यूज करते हैं। टेम्पर में एक्चुअली क्या होता है, कॉलम और बीम के बीच में हम एक पिस्टन को लगा देते हैं जिसमें जो है विस्कोस फ्लूइड भरा होता है। ये क्या होता है, जब भी वाइब्रेशन होता है तो इसमें जो ऑयल होता है वो पिस्टन पुश करता है, देन ये जो ऑयल होता है वो हीट एनर्जी में चेंज हो जाता है, यानी कि हमारी वाइब्रेशन एनर्जी चेंज हो जाती है हीट एनर्जी में। तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है टेम्पर का यूज करना। अगली स्लाइड में देखेंगे कि एक वीडियो में वो कैसे यूज करते हैं और क्या होता है अगर हम टेम्पर का यूज करते हैं और टेम्पर का यूज नहीं करते हैं। ये नॉर्मल है बिना टेम्पर के जब बिल्डिंग रहती है, देखिए मूवमेंट होता है तो क्या होता है, हमारा टेम्पर तो ज्यादा मूवमेंट होता नहीं है। अगर हम टेम्पर का यूज कर लेते हैं तो ज्यादा मूवमेंट होता नहीं, क्योंकि आपका बस ये बचा रहता है, वो जो ऑयल होता है वो बस हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, तो वाइब्रेशन होता ही नहीं। तो ये तरीका सही है। इसके अलावा हम सील्ड बिल्डिंग का यूज करते हैं। ये क्या होता है कि हम अपने बिल्डिंग के चारों तरफ 10-10 सेंटीमीटर के गड्ढे करके कंक्रीट से भर देते हैं। इससे क्या होता है कि ये एक की तरफ बन जाता है, वाइब्रेशन जब भी आता है तो वाइब्रेट वो हमेशा वेव के फॉर्म में आता है, देन एक साइड से आने के बाद वो दूसरे साइड से सिंपली निकल जाता है। तो हम इसका सील्ड बिल्डिंग का भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम पेंडुलम पावर का यूज करते हैं। ये स्टील की बॉल होती है, ठीक है, जो हम स्काई क्रैकर्स में बनाते हैं, जो बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है, बुर्ज खलीफा वगैरह है ना, तो उसमें यूज करते हैं। इससे क्या होता है, जब भी अर्थक्वेक एक साइड से मूव करता है तो ये दूसरे साइड से फोर्स लगा के उसको बैलेंस बना देता है, जिसकी वजह से हमारी बिल्डिंग बच जाती है, ठीक है। थैंक यू सो मच, दिस इज हरीश। एनी क्वेश्चंस? लास्ट टाइम अर्थक्वेक कहां और कब आया? लास्ट टाइम अर्थक्वेक कहां और कब आया? अर्थक्वेक तो हमेशा ही आता रहता है, ठीक है। मेजर अभी नहीं इसमें लास्ट टाइम कब आया? कहां आया? अभी नहीं। चलो बता रहा हूं, जो अर्थक्वेक होता है मतलब हमेशा ही आता रहता है, ऐसा मतलब कोई क्लियर नहीं होता है, ऐसे मतलब जापान में आप कह सकते हो आया था। नहीं, इंडिया की बात कर रहे हैं। इंडिया में लास्ट टाइम अर्थक्वेक कहां और कब आया? इंडिया में 2015 में जो कि हम सबको देखा था, ठीक है, वो जो है नेपाल में उसका सेंटर था। देन उससे जो है हमारे नॉर्थ एरिया जो है क्या हुआ था, इफेक्ट हुआ था, ठीक है। उससे पहले कच्छ में आया था 2001 में, जिसमें सबसे ज्यादा तबाही हुई थी।
ज्यादा पावर नहीं है मिनिमम पावर को लेकर एंड कोई earthquake resistant building जो अभी तक बनी हो, बिल्डिंग जो भी बनी कोई बनी है? ये जो आप जो शीट है उसको यूज करके कोई भी बना सकता है ना 100 कोई बनी है? मतलब ऐसा काम बना है वो पर्टिकुलर नहीं दो तरीके की वेव होती है, एक सरफेस वेव होती है, बॉडी वेव होती है। आपने 3 वेव बताई थी, कौन सी सरफेस वेव है, कौन सी बॉडी वेव है? सरफेस की बॉडी आपने 3 तरीके की वेव बताई थी, पी वेव, एस वेव और लव वेव। तो उसमें से कौन सी सरफेस वेव है, कौन सी बॉडी वेव है? सरफेस वेव ये लव वेव है क्योंकि वो जो है सरफेस पे आकर भी आते हैं देन बॉडी वेव सेकेंडरी वेव भी हो सकती है तो एक वेव सरफेस ये बताइए कि क्या earthquake resistant building बनाना हर जगह इकोनॉमिकल रहता है कि कोई सिर्फ में जोन पे बनाना चाहिए? क्या हम इंडिया में earthquake resistant building बना, मतलब इलाहाबाद में earthquake resistant building बना सकते हैं? मैम जोन का इसमें एक क्राइटेरिया होता है जोन से पता चलता है कि कहां बनाना चाहिए अगर आपका जोन सेफ है ना 3 पे आता है 2 पे आता है तो अगर आप सेफ हो तो वहां पे रिक्वायरमेंट नहीं होगी अगर आप बनाओगे तो भी चलेगा अगर इन केस मतलब आप लॉन्ग टर्म में जाना चाहते हो तो आप बना सकते हो वैसे कोई जो होप नहीं होता है ना क्योंकि वो जोन में मिनिमम ही आता है 7 पॉइंट से कम आता है तो ज्यादा इशू नहीं है 7 पॉइंट क्या है? 7 पॉइंट ये मैम ये पॉइंट स्केल है मतलब बिल्कुल नहीं स्केल है रिट्स स्केल होता है उसमें 10 पॉइंट डिवाइडेड है ठीक है इस तरीके से Be quiet everyone. आपकी स्लाइड में क्या लिखा था 8.0 मैग्नीट्यूड। What is a magnitude? मैग्नीट्यूड इज द स्केल Magnitude is a scale. 8.0 मैग्नीट्यूड आपने एक फिगर दिखाया था उसमें इक्विसेंटर था और हाइपोसेंटर था, तो उसके बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? मैम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए डिस्टेंस मतलब वो मैटर मतलब मैम चेंज हो सकता है अर्थ के बीच में जहां पे भी होता है वहां पे उसे जो है हाइपो फोकस करता है वो जो है ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है बट वो मैक्सिमम टाइम 100 किलोमीटर मतलब 10 किलोमीटर के बीच होती है मैम क्लियरली मतलब वाटर की सरफेस से नीचे ओके विश्व में सबसे तेज भूकंप कहां आया 1963 में आया था ये जगह का नाम मेरे को क्लियर नहीं 1963 में 10.1 का नाम नहीं पता सर नाम नहीं पता
इमेज आएगी उसे यहाँ एज ए इमेज प्रोजेक्ट किया जाता है और फिर इस मिरर के हेल्प से इसे रिफ्लेक्ट करके यहाँ पे दिखाया जाता है। जो चीज हम यहाँ देख पा रहे हैं वही चीज हम यहाँ भी देख पाएंगे। ये जो भी हो रहा है ब्लैक बॉक्स सेंस टेक्नोलॉजी के हेल्प से ही हो रहा है। नेक्स्ट पेज। अब इसके कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं इसके। ये एक ड्राइंग एप्लीकेशन है। ये
सिक्स इसको क्या कहा गया है? हम इंट्रोडक्शन में बताए थे इंसान के पास 5 इंद्रियां होती हैं। 5 इंद्रियां होती हैं। ये सिक्स सेंस टेक्नोलॉजी क्या सजेस्ट कर रहा है कि आपको छठी इंद्रियां भी मिले, यानी कि ये छठी इंद्रियां हमें शरीर में नहीं मिल रही है। 5 सेंस तो हमारे पास बॉडी में होते हैं, पर ये सिक्स सेंस जो है वो हमें टॉप टेक्नोलॉजी दे रही है। हम जो फोन यूज कर रहे हैं, फोन में हमारा सिक्स सेंस का यूज किया गया है, वो टेक्नोलॉजी सिक्स सेंस उसको टेक्नोलॉजी को ही कहते हैं। मतलब जो हम नॉर्मल लाइफ में नहीं कर सकते, जो हम इंसान, जैसे कि पॉसिबल नहीं था, वो मूवी में दिखाया जाता है कि इतना दूर जाके गिरा, वो पॉसिबल नहीं था, पर उसको सिक्स सेंस टेक्नोलॉजी के यूज से हेल्प से उसको पॉसिबल किया गया, दिखाया है। सिक्स सेंस यही है, टेक्नोलॉजी है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्या हम 6 सेंस टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं? रिपीट कीजिए सर। ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में हम 6 सेंस टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर में तो ऑटोमेटिक यूज ही होता है सिक्स सेंस टेक्नोलॉजी। एग्जांपल जैसे हमारा हॉटस्पॉट हो गया, हॉटस्पॉट वाईफाई हम यूज करते हैं ना, उसमें बिना मोबाइल है ये ऑटोमोबाइल नहीं, ऑटोमोबाइल सेक्टर में बात कर रहा हूं। जो और व्हीलर व्हीकल्स व्हीकल्स बनाने के इसको ऑटोमोबाइल बनाने में, कार बनाने के हाँ तो कार बनाने में, ये व्हीकल बनाने में तो उसका यूज होता है ना। नई नई कार जो आई है उसको हम खुद के मतलब बिना ड्राइव किए जो कंप्यूटर के सहारे से सेट कर दिया जाता है कि हम कोई जगह पे जाना है। बड़े बड़े शहरों में होता है, कोई जगह नाम होता है, सेट कर दिए कि ये यहाँ पे जाना चाहिए, वो हम खुद ड्राइव नहीं कर रहे हैं, खुद से वो कोई कार आ रहा है, कोई हॉर्न आया, खुद से वर्क करता है, उसमें सिक्स टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है। सिक्स सेंस की टेक्नोलॉजी को बनाया गया है, किसके लिए बनाया गया है? बनाया ह्यूमंस के लिए बनाया गया है। हम हमारे एक पर्टिकुलर एरिया हुआ है इसके लिए बनाया गया है। क्या रिपीट कीजिए। इसका एक पर्टिकुलर एरिया हुआ है, एक मिशन हुआ है, इसके लिए इसको स्पेशली बनाया गया है। इसका मिशन है यही कि हम जो ह्यूमंस हैं उन्हें मतलब लाइफ को इजी बनाने, ये सिक्स टेक्नोलॉजी क्या कर रहा है, वो इजी बना रहा है चीजों को। जैसे हम पेन लेके लिखने जाएं या फिर और वर्क करने जाएं तो टाइम नहीं बचता है। ये इसका सेकंड ऑप्शन था, इसका फर्स्ट ऑप्शन कुछ और था। इसका फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग। क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा। ये तो सिक्स सेंस टेक्नोलॉजी थी, ये स्पेशली किस लिए बनाई गई थी, किसको देख करके बनाया गया था कि वहाँ पे यूज होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट बाद में वहाँ सक्सेसफुल होने की वजह से वापस उसको ह्यूमन लाइफ में लाया गया। अभी भी आपका क्वेश्चन हमको नहीं समझ आ रहा, बोलना क्या चाह रहे हैं, पूछना क्या चाह रहे हैं? ये कह रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है बनाने का? उद्देश्य है चीजों को आसान बनाने के लिए, टाइम। ये तो सेकंड ऑप्शन था इसका। शुरुआत में किस तो सॉरी, इसका फर्स्ट ऑप्शन था रॉक। ये रॉक नहीं बनाया गया स्पेशली कि रॉक जो आपका जो निरीक्षण हो रहा हो वो किसी तरीके से इंटरप्ट ना हो, बट इसमें इंटरप्शन होने की वजह से इसको वापस रॉक से हटा दिया गया। ठीक है, हम गूगल करके देखेंगे। थैंक्स। रुको क्वेश्चन बड़ा मार्क्स निकाल दीजिए। आपने एक चीज बताया, कैमरा का जिक्र किया था, तो कैमरा में जो कौन सा लेंस यूज किया जाता है? फोकल लेंस यूज किया जाता है। फोकल लेंस। हाँ, आप सही हो? शायद इतना नॉलेज है तो बता रहा हूँ, शायद सही हो। अगर गलत हो तो आप बता दीजिए कि गलत। जो मेगापिक्सल होता है उसका क्या रोल होता है कैमरा? मेगा पिक्सल का रोल नहीं पता। सॉरी, जो कैमरा लेंस होता है वो कॉन्केव लेंस यूज होता है कैमरा में, और मेगापिक्सल का रोल होता है कि हमारी इमेज क्वालिटी को वो बेटर बनाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं 50 मेगापिक्सल कैमरा है एमपी का, 60 एमपी का, 80 एमपी का, तो वो मेगापिक्सल का मेन रोल होता है इमेज को क्लियर करना, और जो लेंस होता है वो कॉन्केव लेंस होता है। थैंक्स। एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चन? थैंक यू।
गुना अधिक तेज होता है और इसमें किसी दूसरे क्या कहते हैं दूसरे यूनिट की आवश्यकता नहीं होती और कोई मोबाइल की आवश्यकता नहीं होती, जिससे जो इंसान उसको यूज कर रहा है खुद डिवाइस के सामने बैठकर उसे खुद अनुभव ले सकता है, उसे यूज कर सकता है। हेलो हेलो ये सर हेलो आवाज आ रही है? तो आगे हैप्टिक सीक्यू, तो इसका पहला रीजन ये है कि कंप्यूटर फास्टर होता है हमारे विजन से, हमारे दृष्टि से 20 गुना अधिक तेज होता है, जिससे हमें हमारे पास उसका फीडबैक पहुंचने में बहुत आसानी होती है और इसमें किसी भी दूसरे पीपल की आवश्यकता नहीं होती और किसी मोबाइल की आवश्यकता नहीं होती, जो इसको करना चाहता है वो डिवाइस के सामने बैठकर इसका यूज कर सकता है और एक्सपीरियंस को अपने खुद दे सकता है और इसमें किसी भी मैप एक्सपर्ट की आवश्यकता नहीं होती, क्या मैप बनाए, इसका किस तरीके से इसको हैंडल करें और इसमें ताकि फीडबैक बॉक्स जो है उसे आसानी में दिक्कत ना हो, इससे हमारे जो हम बैठ के करेंगे वो डायरेक्टली हमें पहुंच जाएगा और इसे यूज करने से जो यूजर होगा वो रियल एनवायरनमेंट को फील करेगा। मैंने आपको पहले ही बताया था जैसे 3D मूवीज देखते हैं, टीवी सॉन्ग सुनते हैं, इस टेक्नोलॉजी के आने से वो जो हमारी जितनी भी चीज होगी उसे हम रियल एनवायरनमेंट को फील कर सकते हैं और जैसा कि इसमें किसी पीपल की आवश्यकता नहीं होगी और कोई मोबाइल डिवाइसेस की इसमें आवश्यकता नहीं होगी। सो नेक्स्ट प्लीज, ये हैप्टिक डिवाइसेस है, लॉजिटेक माउस है, इसका यूज हम वर्टिकली करते हैं, जैसे इसमें आप जैसे और सब माउस होते हैं उसको आप हाथ से लेफ्ट राइट डेस्कटॉप को ऑन करते हैं, उसको हाथ उठाना पड़ता है, इसमें आप बिना हाथ उठाए उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका ये एक डिसएडवांटेज है आप बस वर्टिकली यूज कर सकते हैं। और ये पैंथम है, इसमें जो ये आपकी 30 टाइप के इसे आप हाथ से लेकर 360 डिग्री घुमा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसका जैसे किसी ऑब्जेक्ट है कोई आपका 360 में उसका साइज और शेप उसका पता करने के लिए इस ऑब्जेक्ट में इस डिवाइस का यूज किया जाता है पैंथम। और ये साइबर ग्राफ है, ये साइबर ग्राफ है हमारा, उसके ऊपर लगे होते हैं वायर्स लगे होते हैं और कहीं इंस्ट्रूमेंट से जाके मिला होता है, इससे आप क्या इसका गेमिंग यूज होता है, ज्यादातर गेमिंग हो गया और मेडिकल फील्ड में इसका यूज किया जा रहा है। आगे हो सकता है इंडिया में टेक्नोलॉजी आए और हमारे क्रांति आए इस टेक्नोलॉजी को और हमारा आगे हो इंडिया। तो नेक्स्ट एडवांटेजेस क्या है, जो हमारा कम्युनिकेशन है वो स्पष्ट करके देते हैं, इस प्रकार हम अगर आपस में बैठ के बात करते हैं तो हमें ज्यादा अच्छा फील करता है, अच्छा इन्वायरमेंट देता है, ना कि आप कॉल पे बात करें ना तो अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिलता है। तो इस टेक्नोलॉजी के लाने से जो हमारा कम्युनिकेशन है वो स्ट्रांग होगा, आपके लिए कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, ताकि आप जब उस रियल इन्वायरमेंट में जैसे आप सामने से बात करें तो हमें वो रियलिटी फील होगी। और मेडिकल फील्ड में जैसे मैंने आपको बताया कि मेडिकल फील्ड में इसका कैसे उपयोग किया जा सकता है। मेडिकल फील्ड में जैसे जो नए डॉक्टर बनते हैं वो पहले इस टेक्नोलॉजी का यूज करके अपना कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई कर सकते हैं। वो बैठे साइबर ग्राफ मैंने बताया था, उसकी मदद से किसी चीज का ऑपरेशन करना है, अपने हाथ से हैंडल कर सकते हैं, मूव ऑन कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, जो भी करना है उस चीज से कर सकते हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा जब वो आपके रियल तो हैप्टिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है वो किसी भी पार्ट को फील करने में मदद करता है कि उसका जो वेट है, शेप है, साइज है वो कैसा है, किस आकार का है और बाकी चीजें इस टेक्नोलॉजी के जरिए से हम उसको आसानी कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज, लिमिटेशंस, जहां पर आपके एडवांटेज होंगे जाहिर सी बात है आप लिमिटेशंस से मुझे लेते हैं। जो इसकी परिशुद्धता होती है, प्रिसीजन होती है हैप्टिक टेक्नोलॉजी की, उसको थोड़े अधिक एडवांस डिजाइन की आवश्यकता है, क्योंकि उससे क्योंकि जो है हैप्टिक्स डिवाइसेस होते हैं वो हमें वार्निंग्स देते हैं कि आगे कुछ दर्द हो सकता है या कुछ इसमें चेतावनी देना नहीं देता है। और इसके जो इक्विपमेंट होते हैं, डिवाइसेस होते हैं वो
सीन जैसे मैं आपको बता देता हूँ, आप किसी चीज से कहीं जाते हैं, आप शॉपर के पास सामान लेनी होती है आपको किसी को, उसे आप चेक करते हैं कि ये चीज अच्छी है कि नहीं, फिर आप वो खरीदते हैं और आप घर पे ले जाते हैं, पैसा दे देते हैं उसे और उसे वापस करने में दिक्कत होती है। इस टेक्नोलॉजी के लाने से आप शॉपर जो है अपनी दुकान पे बैठे बैठे और जो आप खरीद रहे हैं बायर जो है वो इस चीज को अपने घर बैठे बैठे फील कर लेगा। क्लॉथ का फैब्रिक क्या है, क्लॉथ है उसका फैब्रिक क्या है, डिवाइस है सही है कि वर्क कर रही है कि नहीं, उससे वो अपने घर बैठे बैठे उस चीज को फील कर सकता है। इससे जो शॉपर है उसका भरोसा जो है वो बायर पे बना रहेगा और बायर का भरोसा शॉपर पे बना रहेगा, जिससे हमारे लेन-देन में आसानी होगी। और इसके जो एप्लीकेशंस हैं हैप्टिक टेक्नोलॉजी उसके बढ़ने से जो हैप्टिक डिवाइस है उसकी कॉस्ट कम होगी, जैसे मैंने आपको बताया था इस तरह से उसका कॉस्ट कम होगा और वो हमारे सस्ती होगा, जिससे हम आसानी से उपयोग में ला सकते हैं अपने इंडिया में, बाकी देशों में इससे काफी उपयोग में लाया जा रहा है। सो नेक्स्ट प्लीज, फ्यूचर विजन। भविष्य में किस दृष्टि से इसको देखा जा सकता है, हमारा फ्यूचर विजन क्या होना चाहिए इसके लिए, क्या है कि जो टच है, स्पर्श है, उसको वितरित किया जा सकता है समय और अंतरिक्ष में, इस प्रकार किया जा सकता है जैसे कि जैसे आपका वो स्ट्रीमिंग डाटा होता है, ब्रॉडकास्ट किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, क्या उस तरह से हमारा जो टच है उसको अंतरिक्ष में और समय के साथ वितरित किया जा सकता है। ये हमारा फ्यूचर विजन है जिसमें लोग इसमें ये वर्क कर रहे हैं, हो सकता होगा अच्छी वर्क के लिए। सो थैंक यू सो मच। एनी क्वेश्चंस? टेक्नोलॉजी तो उसकी फील्ड में ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो सकता है टेक्नोलॉजी जैसे क्वालिटी हो सकता है और टेक्नोलॉजी का मूवीज में अच्छा उपयोग होता है, मीडिया है, इस टेक्नोलॉजी को लाने के लिए कुछ वर्चुअल चीजें हैं, इमेजिंग चीजें हैं, उसको आप रियलिटी फील कर सकते हैं। आपकी इस समय बहुत अनइकोनॉमिकल है, बट ये मुझे लगता है कि कुछ ऐसे चेंजेस करोगे कि इसको इकोनॉमिकल हो जाए, अफोर्डेबल हो जाए, ठीक? क्या वर्क चाहिए कुछ चल स्प्रेड करेगा। आप जो हैप्टिक डिवाइसेस हैं उनको जैसे उसके लिए एग्जाम्पल के लिए लोगों के पास पहुंचाने दिखाए, उससे लोगों के बीच वो भाव मतलब आज में कुछ ऐसे डिवाइस है इसका हम यूज आगे कर सकते हैं, इससे लोग और जुड़ेंगे और लोग खरीदते आएंगे, इससे और समाज में फैलेगा। आपने कहा था कि ये अभी अनइकोनॉमिकल है, तो बहुत कॉस्टली है, बट आगे चलके फ्यूचर इसको इकोनॉमिकली बनाया जा सकता है, अफोर्डेबल प्राइस में आ सकती है ये डिवाइस। तो कोई इस पे स्टडी चल रही है, कोई वर्क चल रहा है कि इसको इकोनॉमिकल बनाया जा सके। बेसिकली इसका एम क्या था इस टेक्नोलॉजी को बनाने का? इस टेक्नोलॉजी का एम ये था आप जैसे कोई चीज इमेजिंग नहीं है उसको आप रियलिटी में फील कर सकते हैं और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया मेडिकल फील्ड में हो गया, कम्युनिकेशन स्किल हो गया, हमारा स्ट्रॉन्ग होगा, आप इसके बाद आएंगे तो उसमें गलतियों को सुधारने का मौका मिलेगा। जब रियल फील्ड में खेलेंगे उस चीज को नहीं करेंगे, बचेंगे। एनीवन? जो आपने बताया, जो टेक्नोलॉजी आपने बताया उसका नाम क्या है? हैप्टिक टेक्नोलॉजी। इसको इसका इम्पैक्ट
Good afternoon, all of you. My name is Saurabh Sahu, civil engineer second year. Today the topic of my presentation is all about sustainable drainage system. तो सस्टेनेबल ड्रेनेज सिस्टम का सबसे पहले हम मतलब क्या कॉन्सेप्ट है, क्या क्या हम इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम उसको स्क्रीन पे देखेंगे। तो कॉन्टेक्ट में सबसे पहले व्हाट आर सस्टेनेबल ड्रेनेज सिस्टम, उसके बाद हिस्ट्री ऑफ सस्टेनेबल ड्रेनेज सिस्टम की बात करेंगे, फिर नीड्स ऑफ सस्टेनेबल ड्रेनेज सिस्टम, इसकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, फिर हमारा इसकी ट्रीटमेंट चेन, हमें किस तरह से इसका ट्रीटमेंट करेंगे या फिर कह सकते हैं टेक्निक्स क्या है इसके, फिर उसके बाद हम इसकी बात करेंगे एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। तो हम जानते हैं सबसे पहले सस्टेनेबल ड्रेनेज सिस्टम होता क्या है। यह स्थायी जल निकासी व्यवस्था है जो कि प्राकृतिक जल को और प्राकृतिक जल को कहने के फिर इसको कह सकते हैं कि जो हमारा वर्षा का जल होता है वह हो गया प्राकृतिक जल, और अपशिष्ट जल को जल मतलब निकालने की व्यवस्था कहलाती है हमारी सस्टेनेबल ड्रेनेज सिस्टम। यह प्रायः मतलब कि शहरी क्षेत्रों में इसका हम उपयोग करेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में इसका उपयोग हम बहुत ही कम करेंगे क्योंकि शहरी क्षेत्रों में बाढ़ की संभावना ज्यादा है, इसलिए हम इस सस्टेनेबल ड्रेनेज सिस्टम को शहरी इलाकों में इसका इस्तेमाल करेंगे। तो हम जानते हैं हिस्ट्री ऑफ ड्रेनेज सिस्टम। तो इस इतिहास की बात करें तो आज से करीब 500,000 साल पहले हमारे जो सिंधु और मेसोपोटामिया सभ्यता है वहां पे हमें इस सिस्टम को या फिर सस्टेनेबल ड्रेनेज सिस्टम को देखने को मिला, और इस सिस्टम को देखने जो इस सिस्टम को जो मिला है तो इसको किस लिए लाया गया कि जो स्थानीय वहां पे बाढ़ आती है और अपशिष्ट जल को वहां पे बाहर निकालने के लिए इस सिस्टम मतलब कि उस इतिहास में इसको देखा गया है। अब हम जानते हैं नीड्स ऑफ सस्टेनेबल ड्रेनेज सिस्टम, इसकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, इसलिए हम इसको लाना पड़ा, क्या कारण था कि हमें इसको मतलब सस्टेनेबल ड्रेनेज सिस्टम को लेके आए। तो सबसे मुख्य कारण फ्लडिंग, बाढ़ जो कि हमारे इंडिया में पहले या फिर मतलब कि बाहर फॉरेन में भी आते हैं, इंडिया में बाढ़ ज्यादा आता है, तो इसलिए हम इस सस्टेनेबल ड्रेनेज सिस्टम को लेके आए हुए हैं। और वाटर क्वालिटी की बात करें तो जैसे कि जो बाढ़ का पानी होता है वो तो बाढ़ पानी आया उसके बाद वो नाले में मिल जाता है या फिर जो हमारा सीवेज पाइप होता है उसमें भर जाता है, जिससे क्या होता है ओवरफ्लो हो जाता है। उसके बाद वो पानी सीधा हम उसको नदियों में प्रोवाइड कर देते हैं जिससे वाटर पॉल्यूशन हो जाता है। और इसीलिए जो वाटर पॉल्यूशन हो रहा है उसको हम कम करने के लिए उसकी क्वालिटी को ज्यादा से ज्यादा बेहतर करने के लिए बेहतर करने के लिए सस्टेनेबल ड्रेनेज सिस्टम को हम लेके आए और इसलिए हमें इसकी आवश्यकता पड़ी हुई है। नीड्स ऑफ सस्टेनेबल ड्रेनेज सिस्टम में एक और है एमिनिटी। होता क्या है, जो हमारे जलीय जीव जंतु होते हैं जो जल में निवास करते हैं, बहुत सारे जीव जंतु हैं, मछली हो गए, बहुत सारे जीव जंतु, अगर वाटर का पॉल्यूशन हो रहा है तो जो जलीय जीव जंतु हैं जो जल में निवास कर रहे हैं अगर उस पानी को, क्योंकि उनका जीवन ही जल है, अगर उस पानी को अगर पी रहे हैं या अवजत कर रहे हैं तो वो उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। और धीरे धीरे इसकी वजह से उनकी जो प्रजातियां हैं वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं। जैसा कि समुद्रों में पहले हमें डॉल्फिन वगैरह देखने को बहुत मिलता था, लेकिन आज के समय में क्या है, ये सब प्रजातियां धीरे धीरे कम हो रही है। चाहे डॉल्फिन हो या फिर जितने भी जीव जंतु हैं वह मतलब धीरे धीरे उनकी प्रजातियां पहले तो कम हो रहा है। ट्रीटमेंट चेन की बात करेंगे, क्या तकनीक है हमारे पास, किस तरह से हम इसको यूटिलाइज करेंगे। तो ये है पहला डिटेक्शन बेसिक। यह क्या होता है, जो जहाँ पे सूखा इलाका जब होता है, जैसे कि हमारा सूखा इलाका जैसे राजस्थान वगैरह हो गया, वहाँ पे पानी की तो बहुत बड़ी समस्या है। तो जो गाँव के इलाके होते हैं तो वहाँ पे हम एक तरह से ये डिटेंशन पॉइंट का मतलब कि निर्माण करते हैं। ये तो बेसिकली साधारण जो तालाब होते हैं उसी तरह ये भी होता है कि इसमें हम
खुदाई करते हैं, फिर खुदाई करने के बाद उसमें हम कंक्रीट ब्लॉक्स डाल देते हैं या फिर पहले छोटे छोटे स्टोन्स डाल देते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा पानी प्यूरिफाई होता है और जो पानी होता है वो जल्दी सूखता नहीं है। अगर ऐसे ही नॉर्मली पानी रहेगा, अगर उसमें कंक्रीट से ब्लॉक्स नहीं रहेंगे, स्टोन्स नहीं रहेंगे, तो जो जमीन है वो पानी को जल्दी से अवशोषित कर लेगी और इसके वजह से पानी जल्दी सूख जाएगा। तो ये जो न्यूट्रिशन बेसिक है ज़्यादा मतलब दिनों के लिए नहीं है, मतलब कि इसमें पानी ज़्यादा दिन तक हम नहीं रख सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ टाइम के लिए इसमें हम पानी को जरूर रख सकते हैं। यह और जो इसके आसपास में जो जीव जंतु होते हैं वो अपना इसमें निर्माण कर सकते हैं। आप जो जंगली जानवर होते हैं, जीव जंतु होते हैं, वो अपना यहाँ से जीवन यापन कर सकते हैं पानी के द्वारा। और उसके बाद एक और है बायोसेवर्स। ये बायोसेवर्स क्या है? ये बायोसेवर्स जो हम ज़्यादातर इसका उपयोग रोड या हाईवे पे या नेशनल हाईवे पे करते हैं। जैसे बारिश का पानी होता है वो आता है सीधे नालों में मिलकर फिर वो सीधे नदियों में बह जाता है, तो उससे वाटर तो पॉल्यूट होता ही है। लेकिन इसमें क्या होता है कि हमें पहले एक हाईवे पे रोड पे एक अंडरग्राउंड नाली का इसको बनाते हैं और इसको फुली कवर्ड कर देते हैं। इसको खुला हम बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। अगर हम इसको खुला छोड़ देंगे तो इसमें बाहरी जो हमारे मतलब कि अवशिष्ट पदार्थ होते हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। अगर इन्वॉल्व हो गए तो वाटर पोल्यूट हो गया। तो इसलिए हम इसको फुली कवर्ड करते हैं और जगह जगह पर इस तरह से उसको खुला स्थान, जैसे कि आप इसमें आप देख सकते हैं खुला स्थान छोड़ते हैं या फिर ढक्कन बोल सकते हैं इसको। अगर इसमें कुछ किसी प्रकार की गंदगी होती है तो इसको हम खोल के साफ कर सकते हैं। इसलिए ये बायोसेवर्स हम हाईवे पे रोड पे उपयोग करते हैं और इसको फिर पानी जो इसमें वर्षा का जल होता है इस पानी को हम फिर मतलब कि एक जगह इकट्ठा करके उसको डैम करके फिर उसको फिल्टर करके इस पानी का उपयोग कर सकते हैं, या फिर अगर उपयोग में नहीं ला पाते हैं तो फिर इसको नदियों में छोड़ सकते हैं और नदियों में छोड़ देते तो वाटर पोल्यूट नहीं होगा। अगर हम ऐसे तो ऐसे अगर हम छोड़ देंगे अगर हम इसको ऐसे मतलब डायरेक्ट अगर इसको नदियों में प्रवेश कर दें सर नहीं तो बेसिकली जैसे डायरेक्ट अगर इसको छोड़ देंगे तो फिर ये वाटर पोल्यूट हो जाएगा। इसीलिए हम इसको पहले प्यूरिफाई करेंगे, उसके बाद हम इसको नदियों में मतलब कि प्रोवाइड करेंगे या फिर इसको हम यूज करेंगे अपने लिए।
इसको हमने यूके में 1896 में यूके में इसको हमने लॉन्च किया था, सबसे पहले मतलब यूज किया था यूके में। और इस सस्टेनेबल ड्रेनेज सिस्टम का नाम रखा गया था ऑक्सफोर्ड सर्विसेज स्टेशन वे रखा गया था। और इसके जो सस्टेनेबल ड्रेनेज सिस्टम के जो विशेषज्ञ थे उनका नाम था रॉबर्ट ब्रे एसोसिएटेड। उन्होंने 1869 में यूके में इसको सबसे पहले वहां पे इसको मतलब Do you think it is economical? मतलब आपके हिसाब से ये इकोनॉमिकल है या फिर ये किफायती है कि महंगा है? महंगा है कि सस्ता है? यह हमारे हिसाब से महंगा तो नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए अगर इससे जो वाटर पोल्यूट हो रहा है उससे हमारे जीव जंतु को मानव जाति को बहुत हानि हो रही है और पानी की समस्या बहुत ज्यादा दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। अगर इसको हम मतलब कि हम इकोनॉमिकली तो नहीं कह सकते, क्योंकि अगर इसको इकोनॉमिकली कहेंगे तो फिर ये हमारे लिए मानव के लिए और जीव जंतुओं के लिए बहुत बड़ा हानि होगा। मतलब खर्चीला है, महंगा है। नहीं खर्चीला नहीं है। इकोनॉमिकल का मतलब किफायती होता है। नहीं सर, तो हम हिंदी के स्टूडेंट तो इतना ही है। ये बताओ नॉर्मल ड्रेनेज सिस्टम में और सस्टेनेबल ड्रेनेज सिस्टम में क्या हम जैसे कि अगर पिछले भी इसमें आपने बताया था नॉर्मल होता है कि डायरेक्ट हाँ बोलते हैं नॉर्मली ड्रेनेज सिस्टम वो होता है जो नालियां वगैरह बनाते हैं उसके बाद में पानी आता है या फिर ऑक्सीजन जब हमारे द्वारा या फिर जो वर्षा का होता है वो डायरेक्ट उसको हम बहा देते हैं, उसके बाद नदियों में प्रवेश करवा देते हैं। लेकिन जो हमारा सस्टेनेबल ड्रेनेज सिस्टम है इसमें हम वाटर को पहले इकट्ठा करते हैं, उसको गर्म करते हैं, फिर उसको प्योरीफाई करके उसका यूज करते हैं, फिर उसको नदियों में बहा देते हैं। इसका एक आप डिसएडवांटेज बताइए जिसकी वजह से अभी तक इसको मतलब हर कंट्री में यूज नहीं किया गया। इसका डिसएडवांटेज यही है कि ये यूएसडी ज्यादा मतलब इसका जो कॉस्ट होगा यूएसडी वो थोड़ा ज्यादा होगा। और अभी आपने बताया कि ये सस्ता है, सस्ता बता रहे हैं आप। नहीं तो शुरुआत में सर आएगा थोड़ा खर्चा आएगा, लेकिन उसके बाद फिर ये आपके लिए ज्यादा इनिशियल कॉस्ट ज्यादा होगा। जब इसका निर्माण करेंगे तो ये थोड़ा कॉस्टली होगा, उसके बाद इसका हम कंटिन्यूस यूज करेंगे उसमें तो ज्यादा इनिशियल मतलब ज्यादा खर्च नहीं होगा। एजुकेशन आपने कहा था डॉल्फिन खत्म होते जा रहे हैं, रीजन क्या है डॉल्फिन के खत्म होने का? हमने बताया था कि जो वाटर जो पोल्यूट हो रहा है, जैसे कि बारिश का जो पानी आया वो पहले नालियों में गया, उसके बाद वो नालियों के द्वारा वो डायरेक्टली उसको हम आज तक क्या कर रहे हैं सीवेज जो होता है उसको डायरेक्टली हम नदियों में प्रोवाइड कर दे रहे हैं। नेक्स्ट नहीं दे रहा, नेक्स्ट नहीं दे रहा, तो उसको हम नदियों में डायरेक्ट प्रोवाइड कर देते हैं। वाटर पोल्यूट हो रहा है तो जो उसमें वाटर पोल्यूट हो रहा है, जो नदियों में जीव जंतु रह रहे हैं, समुद्रों में जो जीव जंतु रह रहे हैं वो उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि वो जलीय जीव जंतु हैं तो उसी में रहते हैं, निवास करते हैं, उनका जल ही जीवन है। तो जो उसको पानी का जो वाटर पोल्यूटेड पानी को जब वो पिएंगे मतलब जब उसको वाटर पोल्यूटेड पानी को पिएंगे तो उनको नुकसान होगा, तो वो धीरे धीरे उनकी प्रजातियां खत्म हो जाएंगी। अगर आपने वाटर पोल्यूटेड अगर आप पानी पिएंगे तो अगर आपकी 50 साल आयु है, आपकी आयु धीरे धीरे कम होगी। पहले के लोग क्या होते थे 100 साल से ऊपर जीते थे। क्यों जीते थे? क्योंकि उनको शुद्ध पानी मिलता था और उनको शुद्ध अनाज और भोजन मिलता था। आज क्या हो रहा है? धीरे धीरे सब रासायनिक खादों का उपयोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उपज को बढ़ाने के लिए, और उसको हम क्या कर रहे हैं ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसी चीज को हम खा रहे हैं। तो जिससे हमारा क्या हो रहा है जीवन धीरे धीरे कम हो रहा है। पहले के लोग 100 साल जीते थे, आज 50 साल 60 साल जी रहे हैं। हाँ सर वो किसी को लिखा हुआ है